हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, उसमें यूज़ होने वाले बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिक टैग्स हमने बनाए थे और उनका इस्तेमाल करके हमने एक सिंपल सा वेब पेज बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो भी कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। ये उसके बाद का वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो वीडियो है उसमें बेसिकली मैं बताऊंगा कि आप जब भी एक वेब पेज बनाते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टैटिक वेब पेज की, क्योंकि आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले आप स्टैटिक वेब पेजेस ही बनाते हैं, बाद में डायनेमिक वेब पेज वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले हम स्टैटिक वेब पेज बनाते हैं, मैनुअली बनाते हैं और एक कोड एडिटर का यूज़ करके, जो कि सिंपली नोटपैड हो सकता है या फिर कोई भी एडिटर जो आप यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं इस ट्यूटोरियल में VS कोड एडिटर यूज़ करूँगा या कभी कभी ड्रीम वीवर भी यूज़ करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं VS कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। तो आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं कोड लिखने के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि स्टार्टिंग में जब हम वेब पेज बनाते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान क्या रखना पड़ता है? जैसे कि हम बहुत बार गलती करते हैं कि वेब पेज बनाते हैं और उसमें जब हम अपने वेब पेज को रन करते हैं तो कभी कभी हमारे वेब पेज में इमेज नहीं सही से दिखता है, या फिर कभी कभी हमारे वेब पेज में लिंक सही से नहीं खुल रहा है, इमेजेस सही से नहीं आ रही है। हमने इमेज डाली थी, दूसरे PC पर रन किया तो देख रहा है कि वहाँ पे इमेज नहीं दिख रहा। तो ये सारे मिस्टेक्स क्यों होते हैं, उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो होता ये है कि हम जब भी अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो हम लिंक्स का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते, हमारे मीडिया फाइल्स का हम प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो इस वजह से इस तरह का एरर आता है। अब ये एरर क्यों आता है? अब सपोज़ आपने एक वेब पेज बनाया और वेब पेज से जो रिलेटेड फाइल्स है, यानी कि जो आपके वेब पेज में यूज़ होने वाले इमेज हैं या फिर जो भी ग्राफिक्स है, वीडियो है, जो भी आप वेब पेज में इस्तेमाल करने वाले हैं, अगर आपने उसको प्रॉपर जगह पे नहीं रखा है, प्रॉपर फोल्डर में नहीं रखा है और उसका लिंक सही से आपने अपने वेब पेज में नहीं किया है, तो वो प्रॉब्लम हमेशा आएगा। आप होगा क्या, आप अपने कंप्यूटर में बना लोगे, लेकिन आप जैसे ही इसको किसी दूसरे डिवाइस में आप ओपन करना चाहोगे तो वो खुलता नहीं है, कभी कभी लिंक मिसप्लेस दिखाता है। तो सबसे पहले आपको तैयारी अच्छे से करनी है। वेब पेजेस बनाने से पहले आपको जब भी कोई वेबसाइट बनाना है तो सबसे पहले आप हड़बड़ाइए नहीं, सिंपल सा एक दो काम है वो आप पहले करके रख लीजिए। सबसे पहला काम, आपको एक फ़ोल्डर बनाना है और उस फोल्डर के अंदर ही अपने सारे फाइल्स को रखने हैं। अभी एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, यहाँ न्यू फोल्डर। अब ये फ़ोल्डर का नाम आपको रखना है, जो आपकी वेबसाइट का नाम आपको रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इस फोल्डर का नाम रख दे रहा हूँ अभिनंदन अंडरस्कोर वेबसाइट, ठीक है। मैं इसका नाम अभिनंदन अंडरस्कोर वेबसाइट रख दिया, अभिनंदन वेबसाइट, ये मैंने नाम फोल्डर का नाम रख दिया। अब आपको जितना भी फाइल्स है, चाहे वो कोई भी मीडिया फाइल हो, HTML फाइल हो, सबको इसी फोल्डर के अंदर रखना है, ये पहली बात, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मेरे केस में मैंने बनाया है अभिनंदन वेबसाइट नाम का फ़ोल्डर। आप अपने केस में अपने नाम से किसी भी नाम से फ़ोल्डर बना लीजिए। ये हो गया। अब इस फोल्डर को हमें खोलना है और अब ध्यान रखना है कि हम जो कुछ भी बनाएंगे, चाहे वो वेब पेज हो या फिर हम जो भी इमेज यूज़ करेंगे, वो सारा का सारा इसके अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग वेब पेज बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा VS कोड एडिटर ओपन हो गया है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने काफ़ी बड़ा करके रखा है ताकि वीडियो में सही से दिखे, लेकिन आप अपने PC पर नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ पे ही काम करिएगा। मैंने बस इसको फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो अब मैं यहाँ पर नया फ़ाइल ले रहा हूँ, न्यू फाइल, और यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज मैं HTML सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। ये रहा HTML, ओके। अब कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूँ। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें कुछ बेसिक टैग लिखने पड़ते हैं, जैसे कि HTML बॉडी एंड हेड वगैरह, वो सब लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट है VS कोड एडिटर में कि आपको वो सारे बेसिक टैग लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क दबाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो HTML में यूज़ होने वाला जो बेसिक टैग है, जो बेसिक फॉर्मेट है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। तो ये फ़ायदा है VS कोड एडिटर में। अब यहाँ पर जो है मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये जो मेटा वाला टैग है इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारा रेडीमेड हमारा एक टेम्पलेट मिल गया, ठीक। अब इसको हम रहने देंगे और बॉडी जो है, बॉडी वाला पार्ट खाली है, यहाँ पे हमें अब कोडिंग करना है, ठीक है। टाइटल में हम टाइटल चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अपना टाइटल देता हूँ अभिनंदन वेब पेज। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अभिनंदन वेब पेज, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल हो गया।
अब बॉडी हमारी खाली है, बॉडी बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें हमें अभी कोडिंग करना है। तो यहाँ से हम अपना जो है वेब पेज का काम स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं फ़िलहाल एग्जांपल के लिए एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ H1, ठीक है, और H1 क्लोज़ कर देते हैं। और H1 टैग में हम लिख देंगे माय न्यू वेबसाइट। ये हमारा H1 टैग हो गया। अभी इसमें सिर्फ एक H1 टैग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव, अब इसको सेव कहाँ करना है वो भी ध्यान रखना है। जो मैंने फ़ोल्डर बनाया है या आप जो भी फ़ोल्डर बनाओगे, तो मैंने एग्जांपल के लिए क्या यहाँ पे बनाया था, डेस्कटॉप पे अभिनंदन वेबसाइट नाम का फ़ोल्डर बनाया था। उसके अंदर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने वेब पेज को नाम देना है। तो नाम हमें देना है, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा पहला जो फाइल होता है, जो हमारा होम पेज होता है, उसको हम नाम देते हैं इंडेक्स। लेकिन जब हम वेबसाइट को होस्ट करते हैं तो वहाँ पर जो सर्वर है वो index.html फाइल को ही एज अ डिफ़ॉल्ट होम पेज मानता है। तो हमें प्रैक्टिस शुरू से करना है कि हमारा जो होम पेज है, यानी कि जो हमारे वेबसाइट का फर्स्ट पेज है, फर्स्ट ओपनिंग पेज जो होता है, उसका नाम हमेशा देना है index.html। उसके बाद आप जो भी वेब पेज बनाएंगे उसका नाम कुछ भी दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अपने जो वेब पेज का जो अपनी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसका नाम हमेशा index.html ही दिया कीजिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया index.html। अब इसको आपको सेव कर लेना है। ये फाइल हो गया सेव। अब इसको हमें एक बार चेक करना है। मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। फोल्डर को ओपन करिए, ये मैंने ओपन किया। तो यहाँ पर index.html फाइल जो है हमारा बन के ये रेडी हो गया है। तो इसको आप डबल क्लिक करके इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो हमने जो कोडिंग किया था माय न्यू वेबसाइट, तो हमारा एक लाइन का जो है वो आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसको थोड़ा और सजाते हैं। मैं अभी जल्दी आपको कोडिंग करके दिखा दे रहा हूँ और उसके बाद हम लोग डिटेल में इसमें स्टडी करेंगे। तो मैं आपको सारे कोडिंग जो है जो भी HTML टैग्स है वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये वो हमारा H1 हेडिंग हो गया, जिसका आउटपुट इस तरह का दिख रहा है। तो अभी जो है हमारा जो है वेबसाइट उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड में कुछ कलर ऐड करेंगे। तो अभी जो है हमारा वेबसाइट का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल प्लेन है, वाइट है। तो हम चाहे तो यहाँ पे कलर ऐड कर सकते हैं। तो कलर को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको कोडिंग में बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, BG कलर के बाद आप यहाँ पर स्टैंडर्ड कोड जो भी कलर का जो कोड होता है, कोड नेम वो लिख सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। आप कुछ भी जो स्टैंडर्ड नेम होता है वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ रेड, अगर मुझे रेड करना है, रेड मैंने लिखा। अब इसको वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, देखिए वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा रेड हो गया। उसी तरह से हम यहाँ पे अगर ग्रीन कर देंगे, ग्रीन लिख देता हूँ मैं, तो हमारा वेबसाइट का जो ये है हमारा ग्रीन हो गया कलर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक सवाल आएगा कि कलर तो जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रीन लिखा तो प्योर ग्रीन हो गया, हो सकता है मुझे इसका कोई लाइट शेड चाहिए होगा। तो वैसे केस में हम हेक्साडेसिमल कोड्स का यूज़ करते हैं। जो आपको अगर नहीं पता हो तो आप ऑनलाइन भी इसको सर्च कर सकते हैं, या फिर फ़ोटोशॉप में जो टूल होता है कलर पिकर, उस पर भी आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। आप नया टैब खोल लीजिए, वहाँ पर लिखिए ऑनलाइन कलर पिकर लिख के सर्च करिए, आपको मिल जाएगा टूल। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, बहुत ही सिंपल टूल है। इसमें आपको जाके आपको बस कलर सेलेक्ट करना है, उसका हेक्साडेसिमल कोड आप वहाँ पे बता देगा। देखिए वेबसाइट खुल गया है। अब यहाँ पर एक कलर पिकर नाम का टैब है, इसको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाएगा, बहुत सारे कोड्स पहले से दिए हुए हैं। तो वो आपको नहीं यूज़ करना। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कलर वाला जो ये दिख रहा है ग्राफिक्स, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पर आपको मनचाहा कलर सेलेक्ट करना है। तो पहले ये जो बार है कलर वाला, यहाँ पर आप जाके अपना जो मनपसंद कलर है उस पर आ जाइए, इसको स्लाइड करिए। जैसे कि मुझे मान लीजिए सपोज मुझे ब्लू में कोई शेड चाहिए, मैं यहाँ पे ब्लू पे क्लिक करता हूँ और देखिए ब्लू में डिफरेंट शेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ये वाले चीज़ को क्लिक करके आप जहाँ भी ले जाओगे, उस कलर का जो भी एग्जैक्ट हेक्स वैल्यू होगा, हेक्साडेसिमल वैल्यू होगा, वो आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर दिखा देगा हैशटैग के बगल में। तो मैं यहाँ पर ये पिक्टॉन ब्लू ये मैंने सेलेक्ट किया, इसका जो कोड है इसको आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं Ctrl+C कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इस कोड को यूज़ करेंगे हम अपने वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर कोड में आएंगे,
बॉडी बीजी कलर इक्वल टू यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको ग्रीन को हटा के अपना हेक्स वैल्यू जो हमने कॉपी किया है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब इसको हम सेव कर लेंगे और अपने वेबसाइट पे जाकर रिफ़्रेश करेंगे। ये देखिए वो कलर जो हमने यहाँ कलर पिकर से पिक किया था, वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो इस तरह से हम वेब पेजेस में कलर डालते हैं, या जहाँ भी कलर की आवश्यकता होगी हम इस तरह से हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ का यूज़ करके वेबसाइट में कलर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ। अब हम क्या करते हैं, ये जो माय न्यू वेबसाइट दिख रहा है, ये थोड़ा सा और अच्छा दिखे उसके लिए हम माय न्यू वेबसाइट के नीचे में एक लाइन खींच देंगे। ये H1 टैग के नीचे हम लिख देंगे, एक HR टैग होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर, ठीक है। इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है वेब पेज पे। इसको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखने लगा होगा, इससे थोड़ा वेबसाइट और अच्छा दिखने लगता है। ये बेसिकली सेपरेशन के लिए होता है, आपको दो कंटेंट के बीच में सेपरेट करना है तो आप इस हॉरिजॉन्टल रूलर का आप यूज़ कर सकते हैं, HR टैग, ठीक है। अब और टैग दिखाता हूँ जिसका इस्तेमाल करके हम इसको और बेहतर बनाएंगे। अब वेबसाइट का ये हेडिंग वाला काम तो हो गया, अब हम इसके नीचे थोड़ा सा एक मेन्यू बना देते हैं। तो मेन्यू बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक पैराग्राफ टैग ले रहे हैं, ठीक है, P फॉर पैराग्राफ। अब यहाँ पर हम अपना मेन्यू आइटम्स यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं होम, ठीक है। उसके बाद हमारा अबाउट अस, उसके बाद कॉन्टैक्ट, उसके बाद गैलरी। तो ये हमने कुछ 4-5 हमने टैब्स बना दिए, ठीक है, मेन्यू आइटम्स बना दिए। सेव कर लेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पे दिखने लग गया। तो ये जो है अभी उतना अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि हमने CSS अप्लाई नहीं किया है। ये बस एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि हमने इस तरह का एक डेमो सा हमने मेन्यू बनाया है। अब इसको भी सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर और एक HR टैग लगा देते हैं जिससे कि थोड़ा सा और खूबसूरत दिखाई दे। तो HR टैग यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर ये देखिए हमारा एक और बढ़िया सा लाइन यहाँ पे खींच गया। तो इससे पता चल रहा है कि हाँ ये हमारे वेबसाइट का हेडिंग हो गया, उसके नीचे जो है कुछ मेन्यू है, ठीक है। अब ये मेन्यू के बीच में थोड़ा स्पेस भी चाहिए तो उसको भी हम बढ़ा सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको CSS अप्लाई करना पड़ेगा। और एक चीज़ बता देता हूँ कि ये एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है मेन्यू बनाने का। मेन्यू बनाने के लिए और भी कोडिंग लगती है, तो ये मैं बस एग्जांपल के लिए आपको दिखाने के लिए बनाया हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है। बाद में जब हम सीखेंगे मेन्यू बार कैसे बनाते हैं तो मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊँगा। तो अभी HR टैग यहाँ पर मैं लगा दिया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खिंच गई। उसके बाद हम कुछ कंटेंट डालेंगे, कंटेंट मतलब कुछ पैराग्राफ, कुछ इमेज, ठीक है। तो हम यहाँ पर डालते हैं कोई भी पहले एक हेडिंग डालेंगे, ठीक है। H1 टैग जो सबसे बड़ा हेडिंग होता है, उसके बाद जो उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हेडिंग दिखाना हो तो हम H2 H3 इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे H2 यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज़ आर्टिकल 1 ऑफ माई वेबसाइट, ठीक है। ये हमने लिखा तो ये हमारा आ गया आर्टिकल 1। अब इसके बारे में हमें कुछ बताना है तो हम यहाँ पर जाएंगे और अभी सपोज मुझे इसके नीचे एक इमेज डालनी है, ठीक है। सपोज मुझे किसी लैपटॉप का रिव्यू दिखाना है तो हम यहाँ पर एक लैपटॉप का इमेज सर्च कर लेंगे। अब सपोज़ ये मुझे लैपटॉप का ये फ़ोटो मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे पहले इस फ़ोटो को सेव कर लूँगा या डाउनलोड कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो को पहले डाउनलोड कर लेता हूँ और अब इस फ़ोटो को आपको सेम फोल्डर में रखना है जहाँ पे आप वेबसाइट बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाता हूँ और हमने जो ये फ़ोल्डर बनाया था अभिनंदन वेबसाइट, इस पर मैं गया और यहाँ पर आपको इसी फोल्डर में ही इस इमेज को सेव करना है। और इमेज का नाम अगर बहुत लंबा है तो आप इसको यहाँ पे चेंज कर दीजिए। मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ लैपटॉप 1, ठीक है, लैपटॉप 1 सेव। अब इस फाइल का नाम है laptop1.jpeg। यहाँ पे देख सकते हैं laptop1.jpeg। आपको पूरा नाम देना है कोडिंग में, इसलिए आपको नाम के साथ एक्सटेंशन भी यूज़ करना है, तो आपको एक्सटेंशन भी पता होना चाहिए। तो फ़ोटोज़ का जनरली एक्सटेंशन JPG या JPEG होता है। तो अब हम इसको कोड करेंगे अपने वेब पेज में। अपना जो ये वेब पेज है इसमें इस आर्टिकल का हेडिंग हो गया, उसके नीचे एक फ़ोटो चाहिए। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे इमेज इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारा टैग है img टैग, img src मीन्स सोर्स। अब आपको फ़ाइल कहाँ से लानी है, तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। जब भी आप कोडिंग करते हैं तो आपका जो भी मीडिया होता है, जो भी इमेजेस वीडियोस होते हैं, उनको आप सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होता है एक अलग सेपरेट फ़ोल्डर बना के, माने जो आप वेबसाइट जिस फोल्डर बना रहे हो उसके अंदर ही एक मीडिया नाम का फ़ोल्डर बना लीजिए, ठीक है।
या फिर इमेजेस नाम का जो भी नाम से, मैं यहाँ पे मीडिया नाम से फ़ोल्डर बना ले रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इस फ़ोटो को इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा फ़ोटो सेव हो गया। अब हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इस वेबसाइट को मैं कहीं भी चलाऊँगा तो लिंक्स ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। अब आपको इस फ़ोटो का जो है पाथ यहाँ पर देना है। पाथ मतलब आपको यहाँ पे कोडिंग में बताना है कि फ़ोटो कहाँ से उठानी है। तो आपको कोई भी मीडिया फाइल को अपने वेब पेज पे कॉल करने के लिए, वेब पेज पे लिंक करने के लिए आपको उसका पूरा एग्जैक्ट पाथ देना पड़ेगा। पाथ मतलब पूरा एग्जैक्ट लोकेशन आपको यहाँ पे कोड में लिखना पड़ेगा। तो हमारा लोकेशन क्या है, जो हमने यहाँ पर जो फाइल को कहाँ रखा है वो बताना है। तो हमारा वेबसाइट का जो रूट फोल्डर है वो तो ये है जो मैंने खोल के रखा हुआ है। इसके अंदर हमारा इंडेक्स फाइल है और उसके अंदर हमारा मीडिया नाम का फ़ोल्डर है जिसके अंदर की हमारा इमेज है जिसको हमें कॉल करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उस फोल्डर का नाम यहाँ पे लिखना होगा जहाँ पे हमारा मीडिया फाइल है। तो हमारा फोल्डर का नाम है मीडिया, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि मीडिया। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा MEDIA, मीडिया। ये मेरा फोल्डर का नाम है इसलिए मैं यहाँ पे मीडिया लिख रहा हूँ। आप अपने फोल्डर का नाम इमेज रखिए, चाहे वीडियो रखिए, चाहे जो भी रखिए, वहाँ पे आपको वही फोल्डर का नाम यहाँ पे देना होगा। तो मैंने यहाँ पे दिया मीडिया। उसके बाद लिखना है स्लैश, ठीक है। अब स्लैश के बाद आपको अपने फाइल का नाम यहाँ पे देना है। तो हमारे केस में फाइल का नाम है laptop1.jpeg, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वही देना होगा, laptop1.jpeg। देखिए ये नाम बिल्कुल सही होना चाहिए तभी वर्क करेगा, अदरवाइज़ हमारे वेब पेज पे जो है ये फ़ोटो जो है, जो भी आप लिंक कर रहे हैं वो डिस्प्ले नहीं होगा अगर ये नाम और ये पूरा पाथ सही नहीं होगा। तो रूल क्या है, आपको फोल्डर का नाम सब पहले देना है, स्लैश दे के फाइल का नाम देना, फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे सेव और रिज़ल्ट हम जो है अपने जो है वेब पेज में जाकर देखेंगे, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो है फाइल लिंक होके यहाँ पर आ गया। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत ही बड़ा सा इमेज दिख रहा है जो कि वेबसाइट का जो विड्थ है इसको भी पार कर जा रहा है, तो अब इसको ठीक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ HTML के जो टैग्स होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हम किसी टैग में लगा सकते हैं। तो वैसे ये ING टैग का एट्रीब्यूट SRC है। उसके अलावा इसका और एक एट्रीब्यूट है जिसको कि बोलते हैं विड्थ, और एक होता है हाइट, ठीक है। तो इमेज का विड्थ और हाइट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि इमेज आप यूज़ कर रहे हैं तो आप एट ए टाइम को एक चीज़ को चेंज करिए, दूसरा चीज़ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप अगर आप उसका विड्थ चेंज करते हो तो उसका हाइट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, या उसका हाइट आप चेंज करोगे तो उसका विड्थ भी उसको अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस इमेज की विड्थ को चेंज करेंगे, ठीक है। हमारा इमेज का विड्थ जो है इस पेज पे बहुत ज़्यादा है तो हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विड्थ इक्वल टू, अब यहाँ पर आप परसेंटेज भी दे सकते हैं, ये पिक्सल भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल 100 पिक्सल्स लेकर देखता हूँ, 100 px लिखेंगे। सेव किया और यहाँ पे जाके रिफ़्रेश किया तो देखिए 100 px पे इतना सा इमेज, यानी कि ये बिल्कुल 100 पिक्सल के साइज़ में यहाँ पे दिखने लगा। अब इसको मैं यहाँ पे बढ़ा भी सकता हूँ, मैं इसको 500 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। 500 पिक्सल पे देखते हैं तो हमारा 500 पिक्सल यूज़ होकर ऐसा दिख रहा है, ओके। हम चाहते हैं कि जितना हमारा वेब पेज है उसका हाफ पोर्शन पे दिखाई दे, 50% पे दिखाई दे। तो 50% साइज़ के लिए हमें पता नहीं पिक्सल कितना होगा हमारे वेब पेज में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिक्सल की जगह 50% लिख देंगे, 50, और ये परसेंट का जो सिंबल होता है ये वाला परसेंटेज, ये सिंबल लगा देंगे। तो विड्थ 50%, यानी कि 50% विड्थ हमारा यूज़ होगा। ये देखिए इस वेब पेज का 50% विड्थ यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है इस इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। या फिर अगर मैं इसको 100% कर दूं तो पूरे वेब पेज का जितना विड्थ होगा वो यहाँ पे इमेज उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि हमने परसेंटेज यूज़ किया है तो हम इस वेब पेज को जितना भी छोटा कर लें ये विड्थ अपने आप उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो परसेंटेज इस्तेमाल करने का ये एक बेनिफिट होता है। लेकिन अगर इसकी जगह पर हम परसेंटेज की जगह पर एग्जैक्ट पिक्सल्स लिख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर तो 1200 पिक्सल ले लेता हूँ, ठीक है। तो 1200 पिक्सल इसकी विड्थ है, तो ये हमने एग्जैक्ट साइज़ दे दिया। अब इसको छोटा करते हैं पेज को। देखिए मैं पेज को जो है वेब पेज को इतना छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो वेब पेज का जो है हमने वेब पेज को छोटा तो कर लिया, लेकिन इसका जो विड्थ है इमेज का वो छोटा नहीं हुआ, वो जो है वैसे का वैसे ही रह गया।
और उसके जगह पर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो है यहाँ पर ये टैब हमें मिल गया स्क्रॉलिंग वाला। इसको हमें स्क्रॉल करके वेब पेज को वहाँ तक ले जाकर देखना पड़ेगा। तो इमेज अपने आप एडजस्ट नहीं हुई। यही डिफरेंस है परसेंटेज यूज़ करने में और एग्जैक्ट पिक्सल यूज़ करने में। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पर पिक्सल यूज़ करना है और कहाँ पर परसेंटेज का इस्तेमाल करना है। तो बेटर मेरे हिसाब से ये रहता है कि अगर आपको एग्जैक्ट अपनी वेबसाइट के डायमेंशंस नहीं पता है, आपको अपनी वेबसाइट के पेज का विड्थ हाइट नहीं पता है, या आपको अपने वेबसाइट को मल्टीपल डिवाइसेस पे ओपन करवाना है, तो आप ज़्यादातर बेटर होगा परसेंटेज का इस्तेमाल करिए। तो मैं यहाँ पर विड्थ 50% ले लेता हूँ, या फिर अभी 40% लेता हूँ। यहाँ पर 40% ले लिया, इसको रिफ़्रेश किया तो देखिए परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है परसेंटेज इस्तेमाल करने का। अब मैंने वेब पेज को बड़ा किया तो और उसके हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। अब इसके बाद इसके नीचे कुछ आर्टिकल लिखना है, तो हम फिर से एक पैराग्राफ टैग लेंगे, यहाँ पर पी टैग लेते हैं और इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो यहाँ से इस वेबसाइट से मैं एक डमी टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया और इसको हम अपने कोड में चिपका देंगे, यानी कि पैराग्राफ, हमें बस डमी पैराग्राफ दिखाना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर लिख के चिपका दिया। ये हमने पैराग्राफ लिख दिया। यहाँ पर सेव कर लेते हैं, वेब पेज में चेक करते हैं, रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारा कुछ पैराग्राफ यहाँ पर ऐड हो गया। तो अभी ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये बस एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो हमारा हेडिंग हो गया, मेनू बार हो गया, हमने एक हेडिंग और लिया, उसके बाद हमने एक इमेज लिया और एक पैराग्राफ लिया। उसके बाद हम इसको नीचे एंड कर सकते हैं। हम एंड करने के लिए क्या करेंगे, उसके बाद और एक HR टैग यूज़ कर लेंगे लाइन दिखाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा और एक लाइन आ जाएगा नीचे में। और उसके बाद हम यहाँ पे फुटर इस्तेमाल करेंगे। फुटर में हम जनरली कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली फुटर पे एक कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम पी टैग ही ले लेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं %। ये लिखने से क्या होता है कि आपके वेबसाइट पे एक कॉपीराइट का सिंबल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा वेबसाइट वगैरह में कॉपीराइट करके लिखा रहता है, यानी कि जो भी ओनर है या जिसने बनाया है या जिस कंपनी से वेबसाइट बिलोंग करता है उसके ओनर का नाम या उस कंपनी का नाम यहाँ पे लिखा रहता है, कॉपीराइट। ठीक है, यहाँ पे %copy : ये लिखने से कॉपीराइट का सिंबल आएगा। उसके बाद आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ www.abhinandan.com। उसके बाद आप जो भी जैसे भी सजाना चाहें, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ठीक है, तो ये हमारा वेब पेज देखिए बन गया है। कॉपीराइट किसका है, www.abhinandan.com का, ऑल राइट्स रिजर्व, मतलब इस वेबसाइट को कोई कॉपी नहीं कर सकता, हमने यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया। तो ये हमारा बेसिक टेम्पलेट आज बन कर रेडी हुआ है। अब इसमें और एक चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो माई न्यू वेबसाइट है, ये हेडिंग को मैं थोड़ा सा मूव करवाता हूँ, थोड़ा एनिमेट करते हैं। उसके लिए मार्क्यू टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आइए, ये वाला जो हमारा हेडिंग है माई न्यू वेबसाइट जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मूव करवा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मार्क्यू टैग का इस्तेमाल करेंगे, मार्क्यू मार्क्यू। ठीक है, ये मार्क्यू टैग ऐसा टैग होता है जिसके अंदर आप कोई भी कंटेंट रख दो तो वो मूव होने लगता है। मैं यहाँ पे इस माई न्यू वेबसाइट इस कोड को कट करके इस मार्क्यू टैग के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम इसको प्लेस कर देते हैं। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं। रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए हमारा मार्क्यू होने लग गया। इसी को बोलते हैं मार्क्यू इफ़ेक्ट। अब हमारा जो हेडिंग है वो ऐसे मूव हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप जो कुछ भी रखोगे वो मूव होने लगता है। तो भाई ये है एक बेसिक वेबसाइट लेआउट। इसको हम और बेहतर तरीके से बनाएंगे अगली वीडियोस में। तो इस वीडियो में आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो कुछ भी मैंने समझाया। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट प्रकार के टैग्स को सीक्वेंस में सीखेंगे। तो आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड जय हिंद।